गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपको इस केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को देखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा। तो रसायन विज्ञान की तीन मूल ब्रांचेस हैं, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो आज इस वीडियो में हम आपको कार्बनिक रसायन का जो इकाई हमारे सिलेबस में है, उस इकाई का नाम है सब फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स टेक्निक। कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी कुछ विशेष है। इस यूनिट को हम कार्बनिक रसायन का बैकबोन कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अगर इस इकाई को हमने ठीक से समझ लिया तो हमारी कार्बनिक रसायन की जो बिल्डिंग बनेगी बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर ये यूनिट हम नहीं समझ पाए तो हमें आगे की रसायन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज इस इकाई के अंतर्गत हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे अभी, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, क्यों इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसको डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस इंट्रोडक्शन की श्रृंखला में आपको बताते हैं इसका परिचय, कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? बड़ा सरल है, कार्बनिक रसायन। थोड़ा सा इसको विच्छेद कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए, तो कह सकते हो आप कार्बन की रसायन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस रसायन के अंतर्गत केवल और केवल आप कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी ब्रांच को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। दोबारा सुन लें, कार्बन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसका मतलब यह आया, आपने ऑर्गेनिक उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में तत्वों को देखा है। हमारे 118 तत्व इस समय डिस्कवर हो चुके हैं, अध्ययन भी हो चुका है। उनमें से एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन। जब हम कार्बनिक रसायन की बात करें और कार्बन का नाम ना आए, कार्बन का हम परिचय ना लें, तो शायद ये कार्बन के साथ अन्याय होगा। इसलिए पहले हमको थोड़ा सा कार्बन के बारे में अवश्य जानना चाहिए। कार्बन क्या है जिसने इतनी बड़ी रसायन बना दी? 117 तत्व जो काम नहीं कर पाए अकेले, इस तत्व में ऐसी क्या विशेषता थी जो कि हमको कार्बनिक रसायन का जन्म देना पड़ा? और तो उन सब तत्वों को हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं, इसको क्यों निकाला? ये प्रश्न नहीं आता मन में, क्या आता होगा? तो देखते हैं, कार्बन, इसका सिंबल होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार होता है इसका 12। और अगर हम विन्यास लिखें, क्योंकि हमको अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये 1s2 2s2 2p2। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सदैव 4 होती है। एक बात याद कर लेते, यूनिवर्सल है, कार्बन की संयोजकता सदैव अपने यौगिकों में 4 होती है। चाहे वो संयोजकता एकल बंध से पूरी हो सकती है, डबल बॉन्ड से भी हो सकती है, ट्रिपल से भी हो सकती है, लेकिन 4 होगी, एक फिक्स है, 4 से कम नहीं होती, क्योंकि इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। और हम बात करें कार्बन की, जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन एक अधातु है और उसे आवर्त सारणी में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 4th वर्ग में, और चूंकि अंतिम केवल बाह्यतम कोश ही अपूर्ण है, अंदर का कोश कंप्लीट बना है, इसलिए इसको 4th वर्ग में रखा गया है। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के p कोश में प्रवेश पाता है, इसलिए इसको p ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो आप कह सकते हो कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है,
और इसे आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 4th वर्ग में स्थान दिया गया है। और चूंकि केवल ये दो ही कोश हैं, पहला के दूसरा एल, तो इसकी अगर हम पीरियड देखें कौन से आवर्त में होगा, तो चूंकि बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, इसलिए इसका पीरियड सेकंड होगा, द्वितीय आवर्त में रखा गया। 2 वैज्ञानिक थे, J.H. बांठा, जैकोब्स हेनरिकस बांठा। इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत काम किया है। तो J.H. बांठाप ने यह बताया कि ये जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, जिन्हें हम सामान्यतया ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं, वो त्रिविम में चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं, टेट्राहेड्रली होती हैं, और इनके मध्य में 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण पाया जाता है। ये बात J.H. बांठाप ने बतलाई। इस तरीके से होती है चतुष्फल की संरचना, लेकिन हम उसको सुविधा के लिए इस प्रकार प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये बात J.H. बांठाप ने सबसे पहले बताया था। और ये J.H. बांठाप रसायन विज्ञान के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिनको पहला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने और सारे नियम भी दिए हैं। J.H. बांठाप ने, बिलियन में आप पढ़ोगे इंटर में, उसमें आया है, बहुत सारा काम किया है इनको, उसमें से एक काम उनका ये भी था। तो इस कारण कार्बन में एक विशेषता होती है जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। आप आगे पढ़ेंगे, एक कार्बन के अंदर गुण पाया जाता है और उस गुण का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, श्रृंखलन का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। ये गुण कार्बन में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सर्वाधिक होती है। जब एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सर्वाधिक है, तो कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी सर्वाधिक हो गई, और इस प्रॉपर्टी का परिणाम ये निकला कि कार्बन में एक ऐसी क्षमता आ गई कि वो कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंध बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, सल्फर से जुड़ सकता है, कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है, कार्बन एक ब्रांच के अंदर जुड़ सकता है, कार्बन न जाने कितने प्रकार से, कितने अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ सकता है। इस गुण के कारण कार्बन ने इतने अधिक यौगिकों को बनाया कि जिनका अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करना मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। इसलिए इसको और इसके यौगिकों को निकाल करके हमको कार्बनिक रसायन का जन्म देना पड़ा। इतने यौगिक हो गए इसके कि वहां पर रखना मुश्किल हो गया। इसलिए कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स थे, उन सब को निकाल करके कार्बनिक रसायन का जन्म हुआ। तो हम इसके, और कार्बन जितने भी यौगिक बनाता है अपने उस रसायन में, कार्बनिक में, वो सब कैसे होते हैं? कोवेलेंट। ध्यान कर लेना, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। 4 इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, 4 अन्य से साझा करेगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जब बराबर की साझेदारी होती है, तब जो यौगिक बनता है उसे हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सब कोवेलेंट होंगे। तो जो हमारी कार्बनिक रसायन है उसमें सब ये सहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कार्बन ने कितने यौगिकों को बनाया, उनका क्या वर्गीकरण है। तो हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सभी सहसंयोजक। तो बेटा इन कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बन 2 प्रकार के मुख्यतः यौगिक बनाता है। पहले यौगिक होते हैं, उनका नाम है ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी या खुली हुई श्रृंखला होती है, उन्हें हम खुली श्रृंखला यौगिक
या ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। दूसरे प्रकार के बनाते हैं ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जिन तत्वों की खुली श्रृंखला होती है इन्हीं का एक नाम दिया जाता है, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एलिफेटिक, ये एलिफेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है। इसका एक शब्द होता है एलिफर, एलिफर का मतलब होता है ओपन चेन, फैट्स। सबसे पहले इन कंपाउंड्स को फैट्स में इससे निकाला गया और ये देखा गया कि इनमें एक खुली श्रृंखला पाई गई, इसलिए इनको नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स दिया गया। और इसी के अंतर्गत हम एलिफेटिक के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्न का स्टडी करते हैं। इस खुली श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन्स का अध्ययन किया जाता है इसी के अंतर्गत। और जितने भी आगे यौगिक बनते हैं, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हुआ, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, एल्डिहाइड हुए, कीटोन हुए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, एमीन्स हुए, उन सबकी उत्पत्ति इन्हीं हाइड्रोकार्बन से हुई है। ये हाइड्रोकार्बन पेरेंट्स हैं, जनक हैं, सब इसी से बनते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। एक कहलाते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें विभेद जानेंगे कि संतृप्त किसे कहते हैं और असंतृप्त किसे कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं ये चार एकल बंध से जुड़ी होती हैं, एकल बंध से संतुष्ट होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और इन्हीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा नाम होता है, इनको एल्केन भी कहते हैं, एल्केन। और एल्केन का ही एक और तीसरा नाम होता है, इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम, तब आप बताएंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। और इनका जो जर्नल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र एल्केन का, वो होता है CnH2n+2। इसके अंतर्गत आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन तक का स्टडी करेंगे। तो इनका एग्जाम्पल्स हम वहां पर देंगे जब इसको स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कैसे उनका फार्मूला निकालेंगे ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है हमारा एल्कीन और एक कहलाता है एल्काइन। एल्काइन पहले समझ लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो युग्म बंध अथवा त्रिक बंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल होगा। इसी आधार पर इनको दो भागों में बांटा। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक युग्म बंध पाया जाता है, उन्हें एल्कीन्स कहते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिक बंध पाया जाता है, उन्हें एल्काइन्स कहते हैं। इस आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र, वो CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इस प्रकार ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स का डिवीजन किया गया है और इन्हीं से आगे की एलिफेटिक कंपाउंड की उत्पत्ति होती है। क्लोज चेन कंपाउंड भी को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं समचक्रीय यौगिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक, और दूसरा विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। अंतर समझ लो। समचक्रीय का मतलब क्या होता है? ऐसे चक्रीय यौगिक या ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें रिंग
केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है उनको समचक्रीय यौगिक कहते हैं। और जिनमें रिंग कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि भाग लेते हैं रिंग बनाने में, उन्हें हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा कहलाते हैं हमारे एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक कंपाउंड जरा समझ लीजिए, एक एलिसाइक्लिक है एक एरोमेटिक है, दोनों में समचक्रीय है। अंतर क्या है? तो ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें रिंग संतृप्त होती है, जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं और जिनमें रिंग कम से कम 3 कार्बन की होती है, ऐसे समचक्रीय यौगिक को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें रिंग संतृप्त होगी, एकल बॉन्ड होगा, इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड के भांति होंगे और एकल बंध होंगे। ऐसे समचक्रीय को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या इनका और नाम भी है पॉलीमेथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। बहुत सी मैथिलीन समूह, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। इसमें चक्र होता है, 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन वहां रिंग नहीं होती है, यहां रिंग है इसलिए साइक्लो शब्द आया, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? तो वे समचक्रीय यौगिक जिनमें जिन यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, एरोमा पाया जाता है, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और इनमें रिंग कम से कम 6 कार्बन की होगी, इनके गुण बेंजीन के समान होंगे और इनके रिंग में एकल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होंगे, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। तो ऐसे समचक्रीय यौगिक को एरोमेटिक कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएगा बेंजीन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, कम से कम 6 कार्बन होंगे इसमें, और ये देखिए एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। तो ऐसे चक्रीय यौगिक को हम समचक्रीय को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। विषम चक्रीय में क्या होगा? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ परमाणु रिंग के बनाने में भाग लेते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर, यदि आपने सल्फर लगा दिया तो इसके रिंग में सल्फर ने भाग लिया तो इसको थायोफीन कहते हैं। ऑक्सीजन लगाते तो फ्यूरान कहलाता, नाइट्रोजन लगा देते तो पाइरॉल कहलाता। ये हमारा विषम चक्रीय यौगिक है। एक और होता है, एक एग्जाम्पल है ये आयोफीन। एक एग्जाम्पल और है, मैं रिंग बना देता हूं डायरेक्ट, इसको पेरिडीन कहते हैं। डबल बॉन्ड होगा यहां, डबल सिंगल, ये पेरिडीन है, पेरिडीन। ये हमारा विषम चक्रीय यौगिक है। इसमें सल्फर ने भाग लिया है, यहां पर नाइट्रोजन ने भाग लिया रिंग के बनाने में। तो ऐसे चक्रीय यौगिक को हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो कार्बन ने इतने प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को जन्म दिया है, इन्हीं के आगे व्युत्पन्न हुए हैं। यहाँ बेंजीन के व्युत्पन्न को जब पढ़ते हैं तो उसे एरोमेटिक केमिस्ट्री कहते हैं, और एलिफेटिक यौगिकों के जब डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो उसे हम एलिफेटिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसी के अंतर्गत दोनों को रखा गया है। इनमें भी एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, ये इनके समान थोड़ा सा लक्षण प्रदर्शित करते हैं और ये एलिफेटिक के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से कार्बन ने इतने प्रकार के यौगिकों को बनाया। तो ये रहा हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आगे की वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे और भी कुछ बेसिक जानकारी आपको देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।